हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विधराणा क्लासेज में। अपनी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थी उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू पे डिस्कस करें और थोड़ा थोड़ा बीच में कॉन्सेप्ट पे बात करते चलें। ठीक है, और ये टॉपिक जो चूज करे हैं हमने 17 करे हैं। ठीक है, तो इन पे बारी बारी से हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हर क्लास में। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका पहला टॉपिक, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पीवाईक्यू है 1773 में पारित किस एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना गया? ये आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी से दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई थी और उसको वो रेगुलेट करना चाह रही थी। जैसे सिलेंडर पे हम रेगुलेटर लगा के उसकी गैस को रेगुलेट करते हैं ना, ऐसे। तो 1773 का उनकी तरफ से ये पहला रेगुलेटर लगाया गया उनके ऊपर। तो ये कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। तो इसको केंद्रीय प्रशासन की नींव आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो किए गए वो हैं, एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले अगर बात करें हम, ये आपका मुंबई और आपका मद्रास, ठीक है, और बंगाल। ठीक है, तो ये आप अपनी पावर्स को कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन ये इसके सबॉर्डिनेट बना दिए गए। कंट्रोल वही पावर को सेंट्रलाइज करना। तो ये पहले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? तो लॉर्ड वार्न हेस्टिंग बने। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और अगर इसके अलावा बात करें इस एक्ट की, और जो अच्छी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से, अब उन्होंने ये भी कंट्रोल करना था, इंडिया में काफ़ी सारे लोगों की शिकायतें थी, तो उनको कैसे, तो कोर्ट के माध्यम से उनको टैकल किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, तो जो 1774 में एक्टिव करा। ठीक है, जिसके अंदर जजेज 1+3 जजेस नियुक्त करेंगे। और जो कंपनी के कर्मचारी थे वो व्यापार या रिश्वत, यानी इंडिया में एक तरह से उन्होंने जो रायता फैलाया था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको चाह रही थी कि हम भी कंट्रोल करें और उसको यूज करें। और यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा या नियंत्रण करा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके और कुछ पीवाईक्यू हैं उन पे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी? ये अभी हम डिस्कस किया। तो 1774 में, 1774 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये बता सकते हो आप, बिल्कुल आसान है, वारन हेस्टिंग। ठीक है, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? अभी देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1773 से जो रेगुलेट करना चाह रही थी चीज़ें, अब मन नहीं भर रहा था उनका, तो इसके अंदर और भी चीज़ें वो करना चाह रही थी। एक तरह से ब्रिटेन के अंदर आपस में कलह छिड़ गई थी और वहाँ की गवर्नमेंट भी चली गई थी। तो फिर जो बचा हुआ था, यानी 1773 के अंदर वो नहीं कर पा रहे थे, उसे 1784 के एक्ट के तहत करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किया। तो वो सबसे कम कारगर बोल सकते हैं आप सिद्ध हुआ, तो वो एक्ट था आपका 1784 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो जिसे आप एक तरह से कंट्रोलिंग ही सिस्टम कह लो, तो द्वैध शासन का सिस्टम जो कोर्ट डायरेक्टर के जरिए करवाया जा रहा था, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सही से कंट्रोल नहीं हो पाया था। तो अभी उन्होंने और क्या चीज़ें करी यहाँ पे और कंट्रोल करने के लिए? तो एक ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किया, यानी जो कंपनी के आप कह सकते हो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको डिवाइड करा। किनके जरिए? एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन सा काम, मतलब कौन से मामलों को देखेंगे? कॉमर्शियल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तरह से नई बॉडी डेवलप करी जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी।
ठीक है। तो कुल मिला के वही है कि पावर्स के जरिए कंपनी पे लगाम लगानी थी, कंट्रोल करना था। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें इसकी, तो एक तरह से जो कंपनी ने अपने कब्जे में इंडिया के जो क्षेत्र ले रखे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो और नेक्स्ट सुप्रीम कंट्रोल, यानी ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों पर सर्वोच्च नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मिला, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कुछ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत करी गई? तो कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये काम किया गया। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत करी गई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया? बाय विच एक्ट डिड द कंपनी स्ट्रिप अवे इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया? तो ये चार्टर एक्ट है 1813 का। तो इसके द्वारा कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग पे, उसे छीन लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चार्टर की 1813, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अभी इसी के साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को मान्यता यानी अधिकार इंडिया में मिल गया, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपनी चाय और चीन बच गया व्यापार करने के लिए, बाकी सारे के सारे अधिकार उनके छीन लिए गए। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की नींव भी इसी चार्टर के तहत रखी गई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो ये चार्टर आपका 1813 का अभी हम डिस्कस करके आए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर होगा आपका 1813 का चार्टर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? अभी पढ़ा हमने 1813 के चार्टर से, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कुछ हम अपनी इस सीरीज़ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्टली देख रहे हैं पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और बहुत सी स्टेट के पैटर्न चेंज है, तो हरियाणा में भी चेंज होंगे पैटर्न। अगर आप हरियाणा के स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हरियाणा के सीईटी या फिर और पेपर्स आप देखो, तो इनमें भी जो लेवल है वो टफ़ किया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हमने इस सीरीज़ में बीच बीच में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन डाले हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इनको अभी टैकल करोगे तो रियल एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट अभी डिस्कस किया, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो कुछ लोग मान रहे थे कि हमारा जो पहले से ही अपने देश के अंदर सिस्टम है वो सही है एजुकेशन का, लेकिन कुछ मान रहे थे कि नहीं, इंग्लिश एज एजुकेशन हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये तीन की तीन स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर 1813 के संबंध में विचार कीजिए। अभी जो पढ़ के आए हैं एक बार फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं। इसने चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट है, इसने भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की
संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये भी सही है। भारत का राज्यसभा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक और दो। तो राइट आंसर होगा हमारा स्टेटमेंट एक और दो, तो ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय में गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर ये है। कुछ बातें कर लेते हैं हम 1833 के अधिनियम पर। तो 1833 का जो अधिनियम है वो पूर्ण केंद्रीयकरण यानी पावर का ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत सेंट्रलाइजेशन हो गया था। पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी, यानी पीक सेंट्रलाइजेशन हो गया था। तो अगर इस एक्ट की हम कुछ बातें करें इम्पोर्टेंट, तो अब देखो 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। दो आपके मद्रास बॉम्बे उसके सबॉर्डिनेट हुए थे। लेकिन अब 1833 का जो चार्टर है उसके तहत अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेंट्रलाइजेशन पावर हो गया, तो उसने पूरे भारत पे अब राज आप कह सकते हो कि कंट्रोल करना चाहा। तो उसके लिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और वो पर्सनैलिटी कौन थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट, ठीक है। अब जो मोनोपली आप कह रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होकर यानी एब्सोल्यूट प्योरली जो वो व्यापारिक जो काम था उनका, ठीक है, कॉमर्शियल, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होकर यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी कंपनी के पास अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, अब कोई भी उसके पास व्यापारिक गतिविधि नहीं थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के स्टार्ट करने की बात करी गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के एक्ट के तहत लाए गए थे कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए, तो इन्होंने उसको अपोज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा ही कंट्रोल रहे, ठीक है। अगर इसके अंदर इंडियन आएंगे तो उनसे हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इस पे, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? ठीक है, तो स्लेवरी को अवैध घोषित करा गया 1833 के चार्टर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये आपका चार्टर ही है 1833 का। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो ये एक्ट है आपका 1853 का। तो 1853 के तहत, और बाद में 1854 में इसी बेस पर आपकी मैकाले समिति बनेगी और फाइनली आगे कंटिन्यू करेगी ये चीज़। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, ठीक है। तो ये कल डिस्कस करेंगे हम इससे आगे का 1858 से 1947 तक का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इन PYQ की जो PDF है आपको हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम इन PYQ के लिंक आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।